हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, इसमें जो है हम जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं और सिंपल से क्वेश्चन हैं जिनको आप याद भी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लुईस बेस। इनमें से क्या है, कौन सा लुईस बेस नहीं है। तो लुईस बेस की लिए कंडीशन होती है, ऐसे सारे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लुईस बेस बोला जाता है उनको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस। इसमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है। तो जिनमें भी लोन पेयर होता है वो क्या होंगे, सारे के सारे लुईस बेस होंगे। जिनमें लोन पेयर ना होकर के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहलाते हैं लुईस एसिड। अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा तो ये लुईस बेस है। Cn नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ये भी लुईस बेस है। और उसके अलावा AlCl3 जो है उसमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे, वैकेंट p ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या कर सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो AlCl3 क्या है, AlCl3 लुईस एसिड है। ठीक है, ये क्या है, लुईस एसिड। और जबकि ROH में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये भी लुईस बेस है। तो जितने हमारे लुईस बेस होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं, और लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो लुईस एसिड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो उसको हम पोइज या सेंटीपोइज कहते हैं। विस्कोसिटी जो होती है क्या, जो कोई लिक्विड का प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके फ्लो होने के नेचर को दर्शाती है। और जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, जितना विस्कस एक लिक्विड होता है, उतना ही वो धीरे धीरे फ्लो करता है। तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीपोइज। अगला है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। क्या होती है, जो हमारे जितने भी ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH से करवाते हैं। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो इनसे बन जाता है NaCl, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। साथ में H2O बनता है, यानी पानी। ठीक है, Na और Cl आपस में जुड़ जाएंगे और H और OH मिलकर के H2O बनाएंगे। साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, यानी कि ऐसी प्रोसेस होती है, ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। इस रिएक्शन के दौरान एक लगभग फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, वो लगभग होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी निकलती है, मतलब जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो 13.7 की अप्रॉक्स होती है। तो नियरली द सेम होती है सभी के लिए, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके लिए लगभग इतनी ही होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an acid is a compound that gives H plus ion in water and a base is the compound that gives OH minus in water. The concept was given by। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि जो ऐसे सारे सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर H प्लस देते हैं, लाइक HCl है वो H प्लस दे देगा और Cl माइनस दे देगा, तो H प्लस देगा तो ये एसिड कहलाता है। और ऐसे ही लाइक हमारे पास कोई बेस है NaOH, इसको पानी में डालते हैं तो Na प्लस बनाता है, साथ में OH माइनस बनाता है। तो सारे सब्सटेंस जो H प्लस आयन देते हैं वो कहलाते हैं आर्सेनियस एसिड, और सारे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देते हैं वो कहलाते हैं आर्सेनियस बेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस देने वाले एसिड और OH माइनस देने वाले बेस होते हैं, वो किसने दिया था, आर्सेनियस ने दिया था। ठीक है, बाकी ब्रोस्टेड ने क्या कहा था, ब्रोस्टेड ने कहा था कि H प्लस देने वाले एसिड होते हैं लेकिन H प्लस एक्सेप्ट करने वाले बेस होते हैं। लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात।
तो इसको हम ब्रोंस्टेड और लॉरी दोनों ने ही वैसे दिया था, लेकिन हम जनरली इसको ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रोंस्टेड नहीं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला जो सेकंड वाला है H प्लस डोनर और H प्लस डोनर एसिड, H माइनस एक्सेप्टर बेस, ये ब्रोंस्टेड और लॉरी ने दिया था, जबकि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा आर्हेनियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटर इज ए लिक्विड इन ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ, मतलब हमारा क्या होता है, जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, किस वजह से पाया जाता है, सामान्य अवस्था में वो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लाइक जैसे हमारे पास ये है HOH, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है पार्शियल, और सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। सेम ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा H2O का, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो इन प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है नॉर्मल कंडीशन पे किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है NH4OH बिकम्स वीकर इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl ड्यू टू, जैसे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास NH4OH है, ये डिसोसिएट हो रहा है, NH4OH डिसोसिएट हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस और साथ में क्या बनाएगा, OH माइनस, ये देगा। अब जो है अगर माना हमने एक एक्वस मीडियम या किसी भी मीडियम हमने इसको क्या कर रखा है, डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर हमने पहले NH4OH डाल रखा था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी में प्रेजेंस है किसकी, NH4Cl की, NH4Cl भी इसी सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ पर NH4Cl भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और NH4OH जो होता है ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है, लेकिन NH4Cl क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, और इसके डिसोसिएट होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम इसको इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हैं। तो ये NH4 प्लस, इसको बेस ना मान करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कहेंगे, क्योंकि इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको डिसोसिएट होने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा होगा, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर क्योंकि NH4Cl जो है NH4 प्लस दे रहा है, जो कि कॉमन आयन है NH4OH का भी, क्योंकि दोनों से ही NH4 प्लस निकल रहा है, तो इस केस में NH4Cl ज़्यादा डिसोसिएट होता है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर NH4 प्लस का अमाउंट बढ़ा देता है, इस वजह से NH4OH की डिसोसिएशन कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीचे के क्वेश्चन सब हमारे आ रखे हैं उससे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन विल बी। देखिए अब हमारे पास जितने भी बेस होते हैं, ठीक है, उनका pH कितना रहता है, जो बेस होते हैं उनका pH हमें पता है 7 से लगभग 14 के बीच में रहता है, 7 से ऊपर और 14 के आसपास, ठीक है, 14 से नीचे लगभग। तो क्वेश्चन है कि हमारा एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का NaOH सॉल्यूशन, तो इसका pH कितना होगा। वैसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं, तो 1 तो नहीं हो सकता और 0.1 भी नहीं हो सकता है, ये एसिड के क्या होंगे, pH होंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 13 और 14, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास pH निकालने का फॉर्मूला होता है, pH बराबर होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन के कंसनट्रेशन से हम pH को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये तो pH का है, दूसरा POH का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास NaOH है, तो NaOH जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा Na प्लस और प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर क्योंकि 1 मोल NaOH डिसोसिएट हो रहा है, उससे 1 मोल Na प्लस और 1 मोल OH माइनस बनेगा, तो 0.1 मोलर अगर NaOH डिसोसिएट होगा तो 0.1 मोलर Na प्लस बनेगा और 0.1 मोलर OH माइनस बनेगा। तो यहाँ से हम इसकी बेस की POH निकाल देते हैं पहले, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली pH नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें H प्लस की कंसनट्रेशन पता नहीं है, लेकिन OH माइनस की पता है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस की कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.1 मोलर, ठीक है,
0.1 मोलर। इसको 0.1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10⁻⁻1 इतना लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n बराबर होता है, ये आगे आ जाता है n log m, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग log 10⁻⁻1 बराबर हो जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला माइनस आगे आएगा तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू log 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सॉरी POH, pH नहीं है, POH है, POH की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमें पता है कि क्या आ गया, POH की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, pH प्लस POH बराबर होता है 14, ठीक है। pH और POH को आप जोड़ दोगे तो 14, तो आप इस सॉल्यूशन का जो pH निकालोगे तो pH बराबर 14 माइनस POH हो जाएगा, और हमको POH की वैल्यू पता है 1 है, और तो pH आ जाएगा इस सॉल्यूशन का कितना 13, कितना आ जाएगा 13। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फार्मूला, दो फार्मूले से हम क्वेश्चन बनाएंगे, एक तो pH प्लस POH बराबर 14 और POH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस, ये क्योंकि हमें बेस का दे रखा है इसलिए हम पहले इसमें POH निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज, ठीक है। वैसे ये एन एटम होना चाहिए था, ठीक है, ये एन एटम लिखा हुआ होना चाहिए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा कोई एटम है, इसके लास्ट वैलेंस सेल में हम इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया तो यहाँ पर न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिस वजह से क्या होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव आती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, सेकंड क्या होती है नेगेटिव होती है। अगला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज, H2O का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन H2S होता है, मोर देन H2S होता है, इक्वल टू HTS या 0 होता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जब हम H2O की बात करते हैं तो H2O के एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो इस वजह से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में। तो इस वजह से जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हमारा H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होगा, मोर देन H2S होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड है। तो एटम्स के बीच में जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल होता है, डाइपोल मोमेंट ही पोलरिटी को बताता है। तो क्यू मतलब इनके बीच में कितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है बॉन्ड के बीच में, और बॉन्ड लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम्स के बीच में, उतना ज़्यादा उसमें पोलरिटी होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, HF में सबसे ज़्यादा पोलरिटी होगी। इसको जो है अगला, द नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें 36 नॉर्मेलिटी आती है, तो ये हमारा इतना ज़्यादा हमारे लिए एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन। तो जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, इन जनरली जब भी हमारा एडजॉर्प्शन होता है हमारी क्या होती है, एक सॉलिड की सरफेस होती है, वहाँ पर जनरली गैस के पार्टिकल्स आकर के क्या होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स आकर के यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट हो रहे होते हैं, तो इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। और ये अगर हम क्या करें इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, जिस सरफेस पर आके चिपक रहे होते हैं पार्टिकल्स, और गैस के पार्टिकल जिसके आ रहे हैं उसको हम इसको नीचे वाले को हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और जिस गैस के पार्टिकल आ रहे हो तो उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट,
ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम एडजॉर्बेंट इफ़िशियंसी ऑफ एडजॉर्बेंट इसकी इफ़िशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारा इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इफ़िशियंसी ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा गैस के पार्टिकल उतना ज़्यादा क्षेत्र में जा करके एडजॉर्प्शन हो जाएगा उसका। अच्छा, अगला प्रश्न है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस होती है? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, फिजिकल फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस पाए जाते हैं। और जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में उनके बीच में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में यहाँ पर आप दो चीज़ें देखते हैं कि ये एक तो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि फिजिकल फोर्स है तो वो क्या हो सकता है, उसको थोड़ा सा आप अगर हीट कर लेंगे या ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो फोर्स उनके बीच में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वीक फोर्स है। और दूसरा एडजॉर्प्शन एक और प्रोसेस होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके दोनों ऑप्शन में सही हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक्जोथर्मिक भी हो सकता है। द कंपाउंड विच कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है? तो ये जो है, ये हमारा जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, एक चीज़ आप देखेंगे, जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं जनरली। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है टोलेन टेस्ट, ठीक है, टोलेन टेस्ट। टोलेन टेस्ट में हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में जनरली हम आयरन का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का जनरली सॉल्यूशन हम लेते हैं, सिल्वर का सॉल्यूशन बनता है। तो क्या होता है, ये दोनों ही टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं, जबकि कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टोलेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास जो भी लाइक एल्डिहाइड हमारे पास R₃ इसमें हम क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टोलेन टेस्ट में टोलेन का रिएजेंट कुछ भी डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टोलेन टेस्ट होता है तो यहाँ पर एक सिल्वर मिरर भी बन जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर हमारा फेलिंग सॉल्यूशन में भी कलर जो है चेंज हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि द कंपाउंड विच कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, अगर इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये सॉल्यूशन को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो कौन रिड्यूस कर पाएगा, केवल एल्डिहाइड कर पाएगा, ठीक है। और कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कह रहा है विच कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें ना दो ऑप्शन हो सकते हैं मेनली। यहाँ पर जो हमारे एल्डिहाइड है वो जो है क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो जनरली जो है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे भी देता है, लेकिन हमारा जो डी ऑप्शन है यानी CH3COOH जो है वो कभी भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो ये तो एल्डिहाइड है, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, और CH3CHO ये भी क्या है हमारा एस्टेल्डिहाइड। तो ये दोनों तो हमारे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देंगे, यानी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। कभी कभी हमारा ये फॉर्मिक एसिड है वो भी हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देता है, लेकिन CH3COH नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले का। बेयर्स रिएजेंट इज, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है कह रहा है, तो बेयर्स रिएजेंट होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट। ये जनरली हमारा एक रिएक्शन होती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप की कोई अगर हमारे कोई एल्कीन दे रखा हो, इसमें हम क्या डालते हैं, एल्कलाइन KMnO4, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक टाइप का है, या फिर इसमें आपको बेयर्स रिएजेंट भी डायरेक्टली लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो करता है KMnO4, इसमें दोनों कार्बन पर क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके OH ग्रुप को जोड़ देता है सेम साइड से, CH और CH2, यहाँ पर भी OH जुड़ जाता है इसी साइड से, और इसी साइड से भी OH जुड़ जाता है, 1,2 डाइऑल यहाँ पर से फॉर्म होता है। इसी टाइप का एक और रिएजेंट होता है, ठीक है, KMnO4 के सरी एक और रिएजेंट काम करता है OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी दो OH ग्रुप को अगल बगल जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
an organic compound is soluble in water, it gives positive test, silver mirror test and Molish test the compound is। अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा जितने भी हमारे क्या होते हैं एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट देते हैं, टॉलरेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो कह रहा है कि हमारे पास जो टॉलरेंट टेस्ट होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है उसी को हम टॉलरेंट रिएजेंट के दौरान, टॉलरेंट रिएजेंट जो टेस्ट देता है उसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो ये कौन देते हैं, ये हमारे कौन देते हैं, जो हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं वो देते हैं। लेकिन हमसे साथ ही साथ क्या कह रहा है कि ऐसा हमें कंपाउंड छांटना है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और साथ में एक और टेस्ट हो रहा है मॉलिश टेस्ट। जो मॉलिश टेस्ट होता है वो कौन देते हैं, केवल वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में सॉल्युबल है, अब एक चीज़ और है पानी में सॉल्युबल भी है, और ये कौन सा टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट जो कि एल्डिहाइड्स देते हैं, और दूसरा सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टॉलरेंट टेस्ट, टॉलरेंट टेस्ट, और दूसरा मॉलिश टेस्ट यानी जो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है वो दोनों टाइप के टेस्ट देगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोहेक्सोस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, पहले एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इससे क्या होता है 1 2 3 और ये 4, इसमें क्या होता है OH H OH H OH H और OH H और नीचे CH2OH। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और यहाँ पर 6 कार्बन होता है, इसको एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो जिस वजह से क्या होगा ये, तो हमारा पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। दूसरा हमारा क्या होगा, ये जो है मॉलिश टेस्ट भी देगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, इनका जो बढ़ता हुआ साइज का क्रम क्या होगा इन स्पीसीज का। तो ये हमारी सभी के सभी क्या हैं, अगर इनमें आप देखोगे पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस Cl माइनस और H2 माइनस, इन सभी में जो है ये कैसी स्पीसीज है, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इन सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आप ध्यान रखेंगे जिस पर जितना प्लस चार्ज होगा उसका साइज छोटा और जिसका जितना माइनस चार्ज उसका साइज उतना ही बड़ा, क्योंकि इन सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है सभी में, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर साइज का सीक्वेंस अगर देखेंगे तो सबसे छोटा साइज कैल्शियम 2 प्लस का, उससे बड़ा K प्लस का, उससे बड़ा Cl माइनस का, उससे बड़ा S2 माइनस का होगा। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस उससे हाँ, तो हमें कौन सा इंक्रीजिंग साइज लगाना है, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस K2 प्लस K प्लस Cl माइनस और H2 माइनस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने आने चाहिए। ये हमारा बेंजल्डिहाइड होगा। बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, ये हमारा बेंजीन है और इसमें जो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लग रखा है C⋯OH, इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी CH3 C⋯O O C⋯O CH3, ये इसके साथ रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर हमारी प्रेजेंस किसके, सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट होगा CH3COO Na, ठीक है, ये होगा। अब कह रहा है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, तो हमारा इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें ना ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है पर्किन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो है यहाँ पर से ये क्योंकि सोडियम एसीटेट एक बेस की तरह काम करता है, तो और यहाँ पर जो C⋯O के बगल वाला नेक्स्ट वाला CH3 ग्रुप है, यहाँ पर से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर से काम करता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से H2O को यहाँ से हटा लीजिए। हालांकि रिएक्शन होगी, यहाँ पर अटैक करेगा, OH ये ब्रेक करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि CH2 नेगेटिव ने अटैक किया C⋯O पे, तो COH बन गया, ठीक है, और H, और यहाँ पर से CH2 C⋯O O C⋯O CH3 ये हो गया,
ठीक है। अब बाद में क्या होगा, इसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। आप पहले हीटिंग भी कर सकते हैं, हीटिंग की है आपने, ठीक है। तो यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और आगे ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है। बाद में क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर एक साइड H जुड़ जाता है और एक साइड यहाँ सॉरी एक साइड यहाँ पर OH जुड़ेगा और यहाँ पर एक साइड H जुड़ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साइड इधर पर ब्रेक होगा, ये इस साइड OH इस साइड H ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से COOH। इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या अनसैचुरेटेड एसिड, और इस कंपाउंड का नाम एक और बोला जाता है, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा सा लग रहा है तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं कि जब भी ये आपको रिएक्शन पर्किन रिएक्शन आएगी तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये आपने लिया हमारा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से हमारा है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इधर से H2 और इधर से ऑक्सीजन को हटाएंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पर से CH डबल बॉन्ड C, और जो है यहाँ पर से आगे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। और बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर OH आ जाएगा, इधर H, तो इधर वाला हिस्सा फिर अलग हो गया ये वाला, तो ये बचा, इधर बचा COOH बचा ये वाला, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेमिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सिनेमिक एसिड। तो ये नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स द मेन प्रोडक्ट। ये हमारी एक रिएक्शन है, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो है दे रखा है हमको CH3 CH2 CH2 OH और साथ में दे रखा है HBr, ठीक है। तो HBr हमारा एसिड की तरह काम करता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Br माइनस पे। तो ये H प्लस में ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये बन जाता है क्या, CH3 CH2 और OH2, ये पॉजिटिव हो जाता है। अब जो Br माइनस यहाँ पर बचा हुआ है वो जुड़ना चाहता है यहाँ से, लेकिन होगा क्या, इन जनरल यहाँ पर आप जो है दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ पर से OH2 निकले और यहाँ पर Br डायरेक्टली जुड़ जाए, तो तब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH2 Br। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये इस वाला सही नहीं होना चाहिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन जो बन रहा है वो सही नहीं होना चाहिए। यहाँ से होना क्या चाहिए, यहाँ से एक चीज़ हो सकती है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट बना इधर पर, ठीक है, इतना हुआ था, अब जो है इधर यहाँ से H2O निकलेगा, तो ये जो है प्रोडक्ट बचेगा यहाँ पर से CH3 CH2 और CH2 प्लस। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और एक चीज़ हो सकती है कि बगल वाले यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ खिसक जाए, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस और सॉरी CH प्लस, CH2 नहीं CH प्लस, और यहाँ से CH3 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, तो अब जो है Br माइनस अब जाके इसमें अटैक करेगा यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3 CH Br और CH3। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर 1 ब्रोमोप्रोपेन भी दे रखा है, लेकिन 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक्वा रेजिया बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक्वा रेजिया इसको हम अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, एक हमारा एसिड पाया जाता है HCl और दूसरा क्या पाया जाता है HNO3 पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे HCl जो होता है वो क्या कितना % रहता है, 3 रेशियो में, ठीक है, 3 अनुपात में, और HNO3 1 अनुपात में रहता है। तो आपको यह ध्यान रखना है HNO3 में नीचे 3 लिख रखा है, तो ये 3 नहीं होगा, ये 1 होता है, और HCl 3 अनुपात में पाया जाता है, 3 अनुपात 1 होता है। तो 3 पार्ट HCl होगा और 1 पार्ट HNO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये हमारा फिनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अगर हम? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जनरली प्रेजेंस भी रहती है कंसनट्रेटेड H2SO4 की। तो क्या बन जाता है यहाँ पर से? इससे NO2 ग्रुप निकलता है और ये फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली बहुत सारे कंपाउंड्स में क्या होता है, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाता है या फिर पैरा पे, तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर फिनॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है रिंग की तरफ, तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर एक साथ आकर के क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, यानी ये वाली और ये वाली, इन पे जो है क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ता है और एक पैरा ग्रुप, पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ता है। तो इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6, ठीक है। ट्राई नाइट्रो क्या बोलोगे इसको? फिनॉल, ठीक है। ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसको एक और नाम बोला जाता है क्या? पिक्रिक एसिड। और ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अच्छा खासा इसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है एसिडिटी की। तो ये हमारा बना क्या? पिक्रिक एसिड बना, ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बेंजल्डिहाइड ऑल रिंग कार्बन द कार्बोनिल कार्बन एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन आर हाइब्रिडाइज। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, हाँ, तो बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है कि इनमें से सारे के सारे रिंग वाले कार्बन, ठीक है, ये तो रिंग वाले कार्बन ये हो गए, और कौन सा कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। ये सारे के सारे अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कैसा होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2, क्योंकि सभी डबल बॉन्डेड है तो सारे के सारे पे क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सभी में एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा? तो आपको ये कई बार क्वेश्चन करा रखा है। HI सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF, ठीक है, बी ऑप्शन। ये हालांकि ए और बी दोनों एक ही जैसे इसने क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि सेम ऑर्डर दे रखा है इसमें, ठीक है, केवल डायरेक्शन उल्टी कर दी है। तो कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसको ध्यान रखना। HF सबसे कम एसिडिक होता है जब हम हैलाइड्स की, हाइड्रोजन हैलाइड्स का कंपेरिजन करते हैं। द शेप ऑफ NH3 का शेप आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल होता है तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3 जो है हाइड्रोजन ऐसे लगे रहते हैं, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, जो कि हम कहाँ से पता चलता है? VSEPR थ्योरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयनिक कंपाउंड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जितने भी हमारे ये सब एग्जाम्पल है, NaCl है, इसको रॉक सॉल्ट क्रिस्टल होता है, CHCl जो है हमारा सिंपल क्यूबिक टाइप रहता है, ऐसे एक CaO भी हमारा क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है। इन सभी में ध्यान रखना है NaCl, CHCl और CaO, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है हमारे सिलेबस में क्रिस्टल सिस्टम के स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन सेम फिर टोलेंट रिएजेंट से आ रखा है। टोलेंट रिएजेंट क्या होता है हमारा? तो टोलेंट रिएजेंट अभी हमने बात करी थी, क्या किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये हमारा डिफ्रेंशिएट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? टोलेंट रिएजेंट। तो AgNO3 + NH4OH ये हमारा टोलेंट रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आपके एग्जाम में टेस्ट से रिलेटेड जो कि हमारे टेस्ट होते हैं, लाइक एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने वाला, एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने वाला, तो इन सभी में जो है टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है इन विक्टर मेयर टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड ब्लड कलर, ठीक है, गिव्स ब्लड रेड कलर। तो इनमें से कौन सा विक्टर मेयर टेस्ट के दौरान रेड ब्लड कलर देता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है RBC। तो जब हमारा विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल रेड कलर देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर, और 3 डिग्री एल्कोहल क्या देते हैं? कलरलेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको विक्टर मेयर टेस्ट में ध्यान रखना है। इसमें हम पहले फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर AgNO2 के साथ कराते हैं, फिर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो कैसा? ब्लड रेड कलर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर OH ग्रुप से एक जो हमारा ये है जैसे CH2OH है, इससे अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, अगर इससे टू एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो 2 डिग्री, और 3 जुड़े होंगे तो 3 डिग्री कहलाएगा। अगले क्वेश्चन सिंपल से, द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। रतौंधी जो जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो इज एग्जिबिटेड बाय, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, वो जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो क्योंकि CO यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस वजह से FeCO5 जो है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मेटल का यहाँ पर जीरो होगा, और सभी में कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि 50+ क्वेश्चन यहाँ पर से करें। तो अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है G इंटू L/A, ठीक है। कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। हाँ, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A, ठीक है। तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है L/A। तो G का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स, ठीक है। और लेंथ की हम रखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 159 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट एडिशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर नहीं है? तो एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, जिनके बनने में वो सीधे सीधे जुड़ते जाते हैं, इनको फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू ये जुड़ते हैं, और इनमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं निकलता है। तो पॉलीइथिलीन हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया और ऑरलोन, ये सब क्या है, एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है। लेकिन नाइलॉन 6,6 ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है, जहाँ पर हमारे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन दो हमारे कंपाउंड जुड़ते हैं, और बीच में से क्या निकल जाता है, H2O जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के से जो है नाइलॉन 6,6 हमारा एडिशन पॉलीमर ना होकर कंडेंसेशन पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज। हमें बहुत सारे ऑर्बिटल दिख रखे हैं, तो इसके लिए हमें क्या होता है, जब भी हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस दिखाना होता है, तो हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम N+L रूल। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम अगर देखेंगे, तो जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है, और जिसकी कम होती है N+L वैल्यू, उसकी एनर्जी कम होती है उस ऑर्बिटल की। और सेम N+L आने पर जिसकी N वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर 1s 2p 3s 3d 4p यहाँ तक सेम ऑर्डर सभी जगह दे रखा है, ठीक है। 5s और हाँ यहाँ पर तक का इतना सेम ऑर्डर सभी में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नहीं भी चेक करेंगे तो यहाँ पर वो सभी में सेम होगा। आगे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 5s और 4d। तो 5s में अगर हम N+L निकालेंगे तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 5 + 0 5, और 4d के लिए निकालेंगे तो 4d के लिए 4 + d के लिए l की वैल्यू होती है 2, यानी 6 हो जाएगा। तो 5s से ज़्यादा 4d की एनर्जी होगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद 5p की बात करें, 5p की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा 5 + p के लिए जो l की वैल्यू होती है 1 होती है, तो 5 और 6 ये भी ठीक है। दोनों के लिए 4d और 5p के लिए दोनों के लिए N+L वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन n वैल्यू जो है वो 5p की बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये भी सही है, 5p की एनर्जी ज़्यादा। और सबसे लास्ट में अगर 4f की बात करें तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, f के लिए जो हमारा l की वैल्यू होती है
3 होती है, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आ रहा है, जो कि एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। आप और में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और में आप चेक करेंगे n+l अप्लाई करके तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन H एंड डेल्टा H एंड डेल्टा U, यानी एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और डेल्टा NGRT। तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स वाली वीडियो में करवा रखे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें बेंजीन दे रखा है और उसके ऊपर क्या है CH3 लग रखा है, यानी ये टोल्यूइन है, ऐसा है हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, कि एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बेस रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा साइड चेन होता है CH3 उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये COOH ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम होता है क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है किस चीज़ के लिए, साबुन को बनाने की प्रक्रिया होती है, सैपोनिफिकेशन हम उसको कहते हैं। तो इस दौरान कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस होते हैं उनको यूज करते हैं, लाइक NaOH में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे सोप भी कहलाते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड्स को हम क्या करते हैं, जब हम उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमारे सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे एलिफेटिक एमीन होते हैं, एलिफेटिक एमीन होते हैं, ठीक है, इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन के, ठीक है, एरोमेटिक एमीन के। ऐसा क्यों होता है, लाइक जैसे हमारे पास है CH3 CH2 NH2, ठीक है, और एक हमारा एरोमेटिक एमीन लाइक एनिलीन है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस बेसिसिटी बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर NH2 पर क्या होता है, ये लोन पेयर क्योंकि एरोमेटिक रिंग की तरफ चले जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है, इस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो कोई लोन पेयर एक्सेप्टर लाइक H+ आता है तो उसको देने की कैपेसिटी यहाँ पर कम होती है। तो इस वजह से एरोमेटिक एमीन्स जो है ड्यू टू रेजोनेंस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ दे देते हैं। इस वजह से ये अब जो है H+ जैसे आ गया तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकते। जबकि एलिफेटिक एमीन है तो ये इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस वजह से हमारे जो भी हमारे एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो उनकी बेसिसिटी कम है एलिफेटिक एमीन के। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो फिर हमारा जो C6H5NH2 है इसकी बेसिसिटी कम आएगी। अगर फिर और देखें तो हाँ, तो यहाँ पर इस टाइप का ऑर्डर बनना चाहिए। जो हमारा अब जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर इस टाइप का ऑर्डर बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस NH2, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम होनी चाहिए C2H5NH2 की, उससे कम फिर अमोनिया की, और सबसे कम होनी चाहिए C6H5NH2 इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है एनिलीन है। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं तो ये वाला C वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। C2H5 होल ट्वाइस NH और C2H5NH होगा यहाँ पर, और C2H5NH2 और NH3 और C6H5NH2, क्योंकि ये हमारा एनिलीन है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इन ल्यूकास टेस्ट एन एल्कोहल रिएक्ट्स इमीडिएटली एंड गिव्स इनसॉल्युबल क्लोराइड द एल्कोहल इज। तो हमारे पास एक ल्यूकास टेस्ट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं
HCl के साथ और जिंक क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है ZnCl2। तो इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल्स के साथ कराते हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल अगर हमारा होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर से इंस्टेंट यहाँ पर रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी से हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पर से एक धुंध टाइप की या धुआं टाइप का हमको दिखता है, और वो फट से अगर आपको धुआं दिखा रहा है तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर से रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये HCl है, ठीक है, और H+ और Cl-, तो यहाँ पर से H2 अलग निकल जाते हैं और Cl यहाँ पर आकर अटैक करता है, तो हमारा CH3 CH2Cl, तो हमारा हेलो एल्केन टाइप के कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पर से धुंध टाइप की निकलती है। तो क्या होता है, अगर माना हमारी क्या होती है 3 डिग्री एल्कोहल होता है तो वहाँ पर फट से हमारी क्या होती है, धुंध निकल जाती है। आई होप मैंने 1 डिग्री एल्कोहल बोल दिया शायद। तो 3 डिग्री एल्कोहल में फटाफट रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर OH निकलने की प्रोबेबिलिटी सबसे जल्दी होती है। 2 डिग्री एल्कोहल में उससे कम होती है, 1 डिग्री एल्कोहल में सबसे कम होती है, ठीक है। तो जितना हमारा मतलब चेन जो है कम होती जाएगी या फिर डिग्री जितनी कम होती जाएगी उतना कम चांसेज होते हैं कि जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। तो हमारे 3 डिग्री एल्कोहल में फट से जो है हमारा इंस्टेंट फ्यूम्स निकल जाती हैं, तो 3 डिग्री एल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्शन देती है। 2 डिग्री वाले में थोड़ा टाइम लगता है और 1 डिग्री में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या रिएक्शन नहीं भी दे सकते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में एक एल्कोहल जो कि इमीडिएटली हमारा क्या कर देता है, रिएक्शन दे देता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होता है, यानी डी ऑप्शन होता है, ठीक है। रिएक्ट्स इमीडिएटली एंड गिव्स इनसॉल्युबल क्लोराइड दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिकली द हेनरी लॉ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। तो मैथमेटिकली हम हेनरी लॉ को कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये जहाँ पर कह रहा है कि C इज द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एंड P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो हमारा हेनरी लॉ होता है वो सॉल्यूशंस में आता है और वो क्या कहता है कि हमारी किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इस गैस के प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, फिर जो हमारा लिक्विड की किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन, हम बोल सकते हैं कि लिक्विड का कंसंट्रेशन वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो C हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस है, ठीक है, या फिर कितना ज़्यादा वो सॉल्युबल हो रही है गैस लिक्विड के अंदर, ठीक है, या सॉल्यूशन के अंदर, और P है प्रेशर। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। अब C को जो है हम यहाँ पर से एक कॉन्स्टेंट से हटा सकते हैं, हेनरी कॉन्स्टेंट से हम K भी मान सकते हैं उसको, K इंटू P, ठीक है। और यहाँ पर K इक्वल टू क्या रख सकते हैं, C/P भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन K इक्वल टू C इंटू P नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हम जो है डी को मैथमेटिकली हेनरी लॉ को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं जैसा कि हमारा डी में दिखा रखा है, ठीक है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकास रिएजेंट इज, अभी हमने बात करी थी ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ CH3 होल थ्राइस CH2Br, ठीक है, ये IUPAC नाम आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन है और इससे 3 CH3 जुड़ रखे, CH3 और CH3। आज ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो भी बन रहा है ये, कोई नहीं, चलो हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर से इसका IUPAC नाम करना है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हेलोजन लग रखा है 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे 2 मिथाइल लग रखे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। और मिथाइल से पहले 1 ब्रोमो आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल और फिर कितने कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा 176 में क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। तो डबल सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो है हमारा इनमें से कौन सा नहीं है कह रहा है, तो इसमें से हमारा 177 में हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, फेरस सल्फेट जो है ये डबल सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, चार्ल्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड बाय, चार्ल्स लॉ को हम कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा गैसेस लॉ से होता है, ठीक है। तो गैसेस लॉ जो होते हैं, फर्स्ट लॉ आप याद रखेंगे, BCA करके याद रखेंगे। बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी गैस का प्रेशर जो है वो उसके
वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेकिन कांस्टेंट क्या होनी चाहिए यहाँ पर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, ठीक है। फिर चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। तो अब हमारा क्या कह रहा है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। फिर बाद में हम इन तीनों लॉ को मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, PV इक्वल टू NRT। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें से कौन सा टेस्ट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है, तो हमको पता है, अभी हमने पहले भी बात की, मॉलिस टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। अपॉन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्स इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ, तो हाइड्रोलिसिस करने पर सुक्रोज हमारा क्या जनरेट करता है, सुक्रोज इक्यूमुलर मिक्सचर बनाता है किसका, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज का इक्यूमुलर मिक्सचर के बनाता है, ठीक है। और जो है यही, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो है बराबर रोटेशन शो करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, तो ओवरऑल इनका क्या हो जाता है, जो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपॉन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्स इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ, क्या किस किस का, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज का इक्यूमुलर मिक्सचर ये देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इनमें से कौन सा क्या है इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो हिस्टिडीन जो होता है इनमें से वो क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा है केमिकल काइनेटिक्स से, फॉर ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 75% रिएक्शन टू द कंप्लीट, ठीक है। एक कोई रिएक्शन है, उसमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, ठीक है, टी हाफ हमें कितना दे रखा है, टी हाफ हमें दे रखा है 100 सेकेंड, ठीक है। और कह रहा है कि टी 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द 75% रिएक्शन टू कंप्लीट। तो आपको ध्यान रखना है, एक आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, टी 75 इक्वल टू होता है, दुगना होता है टी हाफ के, तो टी 75 में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, दुगना होता है हाफ लाइफ टाइम के। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे, टी 75 इक्वल टू 2 × 100 रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200 सेकेंड लेंगे इसको 75% कंप्लीट होने में इस रिएक्शन को, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा HClO4 जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसमें देखें तो HClO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ClOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये H+ यहाँ से निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है 3 डबल बॉन्ड O के साथ, तो हाईली स्टेबलाइज एनाइन बन रहा है, इस वजह से H+ बहुत आसानी से निकलता है यहाँ पर। तो HClO4 इनमें से H2SO4, HClO3 और H2SO3 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, इन क्रोमेटोग्राफी द वैल्यू ऑफ RF इज, तो क्रोमेटोग्राफी में RF की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, क्योंकि जो RF बताता है वो क्या बताता है, वो क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा फ्लो ऑफ डिस्टेंस कितना, या ऐसे लिखिए आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम जिसका जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, पहचान करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन में। मतलब ऐसा समझिए कि हमारा एक मिक्सचर है, माना जो है ये हमारा एमिनो एसिड का मिक्सचर है, तो हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो हम क्या करते हैं, एक स्पॉट जो है मिक्सचर का हम यहाँ पर लगा देते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट रन करते हैं, तो सॉल्वेंट यहाँ से रन करता है, ठीक है, ये रन करता है, और यहाँ पर से जाते जाते फिर क्या हो जाता है, पूरा आगे तक हम इसको रन करने देते हैं, और एक समय बाद फिर इस पेपर को निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, अलग अलग जगह पर हमको स्पॉट मिल जाते हैं ऐसे, फिर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कलर मिल जाते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी से हम अलग अलग सब्सटेंस को अलग कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारा कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड या मिक्सचर अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट करते हैं, तो हमारा RF वैल्यू जो है लेस देन 1 ही आती है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा रन करता है इन कंपेयर टू मिक्सचर के या कंपोनेंट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज डन बाय। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किसके द्वारा किए जाते हैं? सल्फर हम ऐड करते हैं। जो हमारा नॉर्मल रबर होता है, नेचुरल रबर, वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें क्या करते हैं हम, जो उसमें हम सल्फ़र के लिंकेज बना देते हैं, ठीक है। सल्फ़र के लिंकेज डालने से उसमें क्या हो जाए, थोड़ा सा ये जो रबर के जो लेयर्स होती है वो आपस में पास पास आ जाती है, जिससे थोड़ा हार्डनेस आ जाती है। उसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सा बेस डीएनए में एब्सेंट होता है? तो यूरेसिल जो बेस होता है वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में वो नहीं पाया जाता है। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है उसको हम आइसोप्रीन कहते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसको हम आइसोप्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बेल टेस्ट। जो तो कार्बेल एमीन टेस्ट होता है वो यूज होता है 1 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और अदर एमीन से। तो CH3NH2 जो होगा हमारा क्या होगा, ये 1 डिग्री एमीन है तो ये कार्बेल एमीन टेस्ट देगा। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है क्या, ग्लिसराइड से ये होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6। तो जो नाइलॉन 6,6 का जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच प्लांट फॉर्म ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं प्लांट? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। इसी को बनाते हैं हम, पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारा एस्पार्टेम होता है, ये चीनी से कई गुना बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो एस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अपॉन बेसिक हाइड्रोलिसिस ए फैट और एन ऑयल गिव्स। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पे जो फैट और ऑयल जो है वो क्या करते हैं, एल्कोहल जनरेट करते हैं और सोप को जनरेट करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लिसरॉल एंड सोप यहाँ से बनते हैं, मेथनॉल ये वाला नहीं होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लिसरॉल और सोप बन जाते हैं, किससे, फैट और ऑयल से। तो ये हमारा हो गया, जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने किए, थोड़ा वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो हमारे ये लगभग 200 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन थे, तो लगभग हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तीन वीडियोस, आई थिंक 3 या 4 वीडियोज हमने इसको कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। फिर आगे हम इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर से बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।